Hello students, so today we will study allotropes of carbon, which I have included in the part 2 of the chapter carbon and its compounds. So first of all, what are allotropes? See, both and diamond are formed by carbon atoms, but the difference in their physical properties is due to the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. कार्बन की ही दोनों फॉर्म है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन डायमंड जहाँ एक तरफ सबसे हार्ड सब्सटेंस है, दूसरी तरफ ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी टाइप का सब्सटेंस है, तो दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है जबकि वो दोनों ही कार्बन के ही मतलब एलोट्रॉप्स हैं। सो ये जो इनका डिफरेंस आता है वो सिर्फ इस वजह से आता है कि इनके अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो किस तरह की है, किस मैनर में इनकी बॉन्डिंग हुई है, उससे पता चलता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डायमंड की भी और ग्रेफाइट की भी सेम है। सो इससे एक नई टर्म दी गई, ये बोला गया दैट फिनोमेना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स with similar chemical properties is called allotropy। वो फिनोमेना जिसमें एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में मिल सकता है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही हो, उसको कहा गया एलोट्रॉपी। और ऐसे जितने भी एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म में वो मिलता है हम उनसे कहते हैं उसके एलोट्रॉप्स। सो यहाँ हम कार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में ही मिल जाता है, बहुत सारी फॉर्म्स में मिलता है, बट हम जो इसके 3 मेन एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं वो है पहला डायमंड। डायमंड में ईच कार्बन एटम is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। डायमंड में हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स से जुड़ा होता है और ये एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बना रहा होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है। इसी तरीके से फिर ये एक कार्बन एटम फिर नीचे 4 एटम्स से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये एक 3D स्ट्रक्चर चलता जाता है और आपके ये जो एक के बाद दूसरे से बॉन्ड इस तरह से कार्बन के बनते चले जाते हैं और सभी कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई रहती है। सो ये था डायमंड का स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है 3D शेप में। नाउ डायमंड की प्रॉपर्टीज। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अब तक के सभी नोन सब्सटेंसेस में डायमंड को हार्डेस्ट माना जाता है। साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता है। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेचर में तो हमें डायमंड्स मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा अगर हम खुद से डायमंड्स बनाना चाहते हैं, मतलब आर्टिफिशियली बनाना चाहते हैं, तो हम प्योर कार्बन को बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर लेकर उसको हम नए डायमंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक नेचुरल डायमंड्स जैसे ही होते हैं। डायमंड्स के यूजेस सबको एक यूज तो ऑब्वियसली पता ही है कि ज्वेलरी बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है। साथ ही क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, तो बाकी हार्ड सब्सटेंसेस को कट करने के लिए कटिंग में, साथ ही रॉक्स को यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों तक को काटने और उसमें छेद करने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत टफ है। साथ ही डायमंड दूसरे डायमंड्स की कटिंग के लिए खुद डायमंड के कटर का ही यूज किया जाता है, बिकॉज इतना हार्ड सब्सटेंस है तो उसे काटने के लिए भी कोई हार्ड सब्सटेंस ही चाहिए। सो डायमंड इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। नाउ सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होगा in the same plane giving a hexagonal array। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा होता है। अब इसमें आपका जो एक तरह का स्ट्रक्चर जो बन के आता है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन के आता है। अब क्योंकि एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो उसकी एक में वैलेंसी खाली रह जानी चाहिए थी, तो ये एक यहाँ पर एक कार्बन एटम में डबल बॉन्ड भी होता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है।
4 बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए थे, बट यहाँ 3 थे, तो एक, दूसरा और एक साथ यहाँ 2 होते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जैसे कि सपोज ये वाला लीजिए और ये ऊपर जुड़ा हुआ है इस तरह से 3 से, इस तरह का एक हेक्सागोनल एरे ये बना लेता है। और ये प्लेन में होते हैं, यानी कि एक पूरे प्लेन में ये, जैसे एक पूरी लेयर ये मान लीजिए, फिर उसके नीचे एक पूरी लेयर ये वाली मान लीजिए, तो ये एक तरह से एक प्लेन और दूसरे प्लेन ऐसे में जुड़े होते हैं, इनके बीच में ये एक, आप सोच सकते हैं कि जगह खाली होती है। So it is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. एक के ऊपर एक layers की तरह ये बिछे हुए होते हैं कि ये एक hexagonal array हो गया, फिर उसके ऊपर दूसरा hexagonal array, एक layer, फिर उसके ऊपर एक और layer, इस तरीके से ये ग्रेफाइट होता है। डायमंड के ऑपोजिट ये बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी होता है, जिस वजह से इसका यूज लुब्रिकेंट की तरह करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत चिकना होता है। साथ ही इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करा पाता है, इसीलिए इसको बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ये पेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक स्लिपरी टच देता है हमारी पेंसिल को, जिससे कि आसानी से हमें पेंसिल से लिखना आसान हो जाता है, फिर उसे रब ऑफ करना भी आसान होता है। ये दोनों हमारे जनरली अब तक के काफी बार हमने इनके नाम सुने हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। अब आता है तीसरा एलोट्रॉप, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन। इसका नाम जनरली हमें नहीं सुना होता। बकमिंस्टर फुलरीन इसको नाम दिया गया क्योंकि जिस साइंटिस्ट, एक स्ट्रक्चर इसका पहले इन्वेंट किया गया, देखा कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलरीन, उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर जैसा था, तो इसलिए उनके नाम पर इसको फुलरीन बोला गया। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ फुटबॉल। कार्बन एटम्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे कि कोई स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं, जैसे कि कोई फुटबॉल में स्ट्रक्चर, फुटबॉल में इसी तरह की आप देखेंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट ये यहाँ पर शेप बनी होती है, इस तरह की ये सारी क्या होती हैं, फुटबॉल में बनी होती हैं। तो ये बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता रिजेंबल करता है, इसलिए इसको फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर कहा जाता है। पहला जो आइडेंटिफाई किया गया या पहला जो हमने देखा वो था C60, उसको C60 बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर मिला, जो कि एक स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज्ड थे, यानी कि 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे बॉल्स बना के, बॉल की फॉर्म में ऐसे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सो इट लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। क्योंकि ये बकमिंस्टर फुलर के बनाए हुए एक स्ट्रक्चर जैसा था, इसीलिए उनके नाम पर इसको नाम दिया गया फुलरीन। जनरली रूम टेम्परेचर पर ये हमें डार्क सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। यूजेस इसके 10th क्लास के स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी फोटो सेंसिटाइजिंग करने में, साथ ही कुछ स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, ड्रग इंडस्ट्रीज में या इस तरह की कुछ चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ बियॉन्ड टू द स्कोप ऑफ 10th क्लास। सो ये थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो मेन इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, तीनों का स्ट्रक्चर कैसा था वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।